लोग कह रहे हैं कि मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ दहशतगर्दों को, लेकिन ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ जिहाद। फादर ऑफ जिहाद हैं ये। उसामा के भी उस्ताद हैं, तालिबान के भी उस्ताद हैं, अलकायदा के भी उस्ताद हैं। इतना बड़ा कैरेक्टर के जो CIA का बहुत बड़ा प्लान था, उसका की प्लेयर इतना बड़ा कैरेक्टर। CIA की चार्ली विल्सन के साथ वो जहाज़ों में होते थे। हाँ, हम आपको मैन पावर दे सकते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जेल खाली कर दी। वो यहाँ भिजवा दीजिए जिसमें डॉक्टर अहमद अल-ज़वाहिरी, कुछ रॉयल फैमिली के लोग भी हैं, यानी जमातुल दावा। जी जी जी। इसका भी अगर आप बानी समझे तो वो डॉक्टर साहब ही थे। अच्छा। पेशावर में अपने बेटे के साथ जा रहे थे, गाड़ी में बॉम्ब प्लांट था और वो एक्सप्लोड हो गया। उसामा बिन लादेन के पास उनके एक एड थे जो कि भागे हुए आए और उन्होंने आगे कहा कि वो मिस्री मार देंगे उसको, जल्दी चलो। और उसामा बिन लादेन ने जाके अब्दुल्ला अज़ाम को वहां पर इनसे बचाया। अहमद अल-ज़वाहिरी का ग्रुप जो है बहुत स्ट्रांग था। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मुबशिर बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद एक नए दहशतगर्द के साथ हम जो है वो आए हैं। पिछली दफ़ा वैसे बात हुई थी कि गानों पे और शायरी पर करेंगे, लेकिन सर वो ना आवाम बड़ी इंटरेस्ट लेती है, आपको पता है। अब तो आप और जगहों पर जाकर भी जो है वो नहीं, और जगहों पे पहले भी कर रहा था ये। दहशतगर्दों के खिलाफ उन आपने आवाज़ उठाई है। हाँ, और तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ दहशतगर्दों को, लेकिन आज जो आपका टॉपिक है ना वो तो आपने इंट्रोड्यूस कराना है, लेकिन ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ जिहाद। फादर ऑफ जिहाद हैं, तो वो मैंने कहा कि उधर से शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों पर आएंगे एक एक करके। एक बच्चे का तो हम किया था पिछली हाँ दफ़ा, जी, वो लिंक जो है वो आप देख सकते हैं, फारूकी साहब का। अमजद और हसन। उसका जो है वो क्या कहते हैं, अच्छे मैंने देखे हैं सर वो। उसके ऊपर अभी तक भी जो है ना वो व्यूज़ आ रहे हैं मुसलसल। रोज़ाना हमें कितना, मेरा ख्याल है 6-7 माह तो हो गए उसको किए हुए, लेकिन रोज़ाना कुछ लोग जो है ना वो बैठ के उसको डेली बाकायदगी से देखते हैं। 100-150 व्यूज़ डेली का उसमें ऐड होता है। सेम गोज़ विद जो हमने लश्कर जंगवी और सिपा सहाबा वगैरह का किया था, सिपा मोहम्मद का किया था, वो सारे के सारे जो हैं वो लोग देख रहे हैं, लोगों को बड़े पसंद आए हैं। अब्दुल्ला अज़ाम एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है जिहादियों में। इनकी हैसियत जो है वो इंटरनेशनल लेवल के मुफ्ती शामिल है ये, जिनका जो है ना वो क्या कहते हैं, जो कुछ ये आइडियोलॉग हैं, फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है। और ये उसामा के भी उस्ताद हैं, तालिबान के भी उस्ताद हैं, अलकायदा के भी उस्ताद हैं। ज़रा बताइए कि अब्दुल्ला अज़ाम का ज़रा एक हमारे ओवरव्यू दीजिए आवाम के लिए, सुनने वालों के लिए, कि ये कितना बड़ा किरदार है पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक जिहाद की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया अली। ये डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अज़ाम पूरा नाम। जी। पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीन की वो स्ट्रिप जो जॉर्डन से मिलती है, वहाँ इनका ब्रॉटअप हुआ। ठीक। 1967 की अरब इसराइल वार के बाद ये मूव हो गए, बल्कि वहाँ से इजिप्ट, जॉर्डन, फाइनली सऊदी अरब में ही फिर इनकी हायर एजुकेशन सऊदी अरब से। ठीक। इजिप्ट में भी थी, जॉर्डन में भी थी, लेकिन फिर सऊदी अरब में पढ़ाना शुरू किया। बहुत बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर के जो CIA का बहुत बड़ा प्लान था डिफीट करने का फॉर्मर USSR को, उसका की प्लेयर इतना बड़ा कैरेक्टर। राइट। और उसी के नतीजे में फिर सोवियत यूनियन भी टूटा। सो जो बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ थे अफ़गान वॉर में, उनमें अब्दुल्ला अज़ाम थे। और इनका कंट्रीब्यूशन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये तो एक वक्त में चलते फिरते ही रहते थे। सबसे पहली बात ये कि ये जब उधर से निकले हैं तो फिर इन्होंने एजुकेशन हासिल की और फिर मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, PhD की इस्लामिक स्टडीज़ में। और जिहाद फ़लस्तीन के लिए बहुत एक्टिव रहे, और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा था। और फिर हुआ यूँ कि 1979 में अफ़गान जिहाद शुरू हो गया। शुरू में ये जिहाद जो है कुछ $1 मिलियन की अमेरिका ने उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू की, जिससे पाकिस्तान ने ये किया कि जो वेपन्स आ सकते थे, मेनली 303, वो गन्स जो हैं वो अफ़गान मुजाहिदीन, जो उस वक्त मुजाहिदीन थे, उन्हें प्रोवाइड की। अब वहाँ गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स वगैरह आ रहे हैं, वो 303 ने क्या करना था।
तो उस दौरान कुछ जो हैं वो अफराद पाकिस्तान आए अमेरिका से कि जितनी फंडिंग की है ज़रा देखें, और फिर चूंकि CIA का बाकायदा एक प्लान था, ये तो अब ढकी छुपी बात नहीं रही कि पहले तो रशिया को निकालना है अफ़गानिस्तान से और उसके बाद दूसरा काम करना है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से उनके लोग आया करते थे, जिसमें CIA चीफ्स भी इधर आया करते थे, वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके मेंबर्स भी आया करते थे। तो उसमें चार्ली विल्सन वॉर नामी एक सेनेटर जो था जी। वो गालिबन 81-82 में पाकिस्तान आया, और जब वो महाजरीन के कैंप में गया तो वहाँ उसने जो सूरत हाल देखी, वो जो एक्सोडस हुआ था उसके असरात उसने देखना गया, तो बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं। फिर उसको हम लोग लेके गए खामोशी से अफ़गानिस्तान की इनसाइड ठीक कि ये देखो मुजाहिदीन कैसे बेचारे लड़ रहे हैं। तो उसको वो जब विलेजेस दिखाया कि ये एक गनशिप हेलीकॉप्टर है, उसने जो जॉन रैम्बो मूवी में जिस तरह के जी scene जी थे, वो डिस्ट्रक्शन उसे दिखाई, और फिर वो वेपन दिखाया। उन्होंने कहा जी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन ये है कि अगर ये किसी रशियन से AK-47 छीन लें तो बस वही एक वेपन है, लेकिन उसका भी टैंक और गनशिप हेलीकॉप्टर पे कोई असर नहीं होता। ऑब्वियसली। वो वापस गया तो उसने फिर सोचा कि ये तो बड़ी गेम होनी चाहिए इस पे, इससे तो हमारे, उसने वहाँ बड़ी मल्टीपल मीटिंग की। ये वो मौका था जब डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम को इन्वॉल्व किया गया। ये अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया अमेरिकन से इन्वॉल्व या किया? हमने इन्वॉल्व किया? नहीं, ये खुद से? अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया, वो खुद विलिंग थे। ठीक। वो भी लेकिन उनका फोकस था सिर्फ फ़लस्तीन। अब यहाँ पे कंस्पिरेसी थियरी आ जाती है या एनालिसिस आ जाता है कि फ़लस्तीन पे अगर फोकस है, फ़लस्तीन में अगर आप रेजिस्टेंस करें, इसका मतलब है कि यू आर चैलेंजिंग इसराइल। आपको एक और जिहाद के नाम से फ़लस्तीन से निकाल लिया जाए, पूरा फोकस तब्दील कर दिया जाए। इसराइल के लिए एक लंबे अरसे तक कोई चैलेंजर नहीं था। अगर आपको याद हो जी 79 वो से एक लंबा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह अभी बनी थी, बल्कि वो भी कोई वो भी सच कोई चैलेंज नहीं था। इफेक्टिव चैलेंज नहीं और था, PLO जो है वो वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी थी, और वो अगर थी भी तो उनकी रेजिस्टेंस बड़ी लिमिटेड थी। लिमिटेड थी। और यूरोप और लेकिन आप अमेरिका ये देखें कि अफगान जिहाद के दौरान जब ये पीक पे चला गया, वो रेजिस्टेंस बिल्कुल फारिग हो गई, ठप हो गई। तो ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी और मेरा तज्जिया ये है कि एक तीर से दो शिकार। पाकिस्तान में जिहादीस चाहिए थे, उधर मामलात को ठंडा करना था। मामला ठंडे भी अगर पाकिस्तान में एक हॉरिबल किस्म का जिहादी नेटवर्क जो है वो बना, और उसमें की रोल जो प्ले किया वो डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने किया, और उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी CIA की। चार्ली विल्सन के साथ वो जहाज़ों में होते थे। जब चार्ली विल्सन ने परसुएड किया कि देखिए ये 303 से आप क्या करेंगे, वहाँ तो लोग मर जाएंगे सारे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ की मैन पावर का जब उन्होंने एस्टिमेट लगाया, वो भी कम, इक्विपमेंट भी नहीं है, मैन पावर भी कम हो रही है। और जब इधर महाजरीन को कहते लड़ो, वो कहते हम पागल हैं, हम जाके वापस लड़ें, हम तो जो है डिस्ट्रक्शन देख के हैं। फिर ये सोचा गया कि इसको एक आइडियोलॉजिकल वॉर पूरा ही बना दिया जाए, और उसके लिए फिर इंतखाब हुआ डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अज़ाम का। वो चार्ली विल्सन के साथ जहाज़ों पे मुख्तलिफ ममालिक गए, पहले सबसे मैन पावर। ठीक। अपना जो कैंप ऑफिस उन्होंने बनाया वो पेशावर में बनाया, वहीं उन्हें उन बाद में सारी वो पेशावर शूरा उस ज़माने में कहलाती थी, पेशावर शूरा कहलाती थी। लेकिन चूंकि वो अवलीन अफराद में से थे, जी तो शूरा बनाई ही उन्होंने थी। अब वो डॉक्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की रियासतों से उन्होंने बात शुरू की कि ये एक मुकद्दस जिहाद है, इसके लिए बंदे दें, रिसोर्सेज दें। और ये रियासतों से मुराद आपकी अरब रियासत है या अफ्रीकन रियासत है, उसमें शामिल जो मुस्लिम स्टेट्स थी। ठीक। यानी जिहाद के लिए वगैरह, हाँ उधर से भी एरिट्रिया वगैरह, उसके अलावा युगंडा और सोमालिया। और कज़ाफ़ी साहब ने भी ज़रूर इसमें, जी कज़ाफ़ी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन वो मैं ज़रा कंट्रीब्यूशन पहले मैन पावर पे आते हैं। वो मैन पावर ये हुई कि जब इजिप्ट वालों से बात की, उन्होंने कहा जी हम तो बंदे जो है वो इस तरह नहीं भेज सकते, हाँ हम आपको मैन पावर दे सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जेल खाली कर दी,
वो यहाँ भिजवा दीजिए जिसमें डॉक्टर अमन जवाहिरी। और वो जेल में भी उन्होंने दहशतगर्दी, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत बड़ी तादाद में बहुत लोगों, बड़ी अल तादाद जिहाद थी, और उसके अलावा क्रिमिनल्स भी आ गए ना उसमें। वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग तो थे, वो ठीक है, वो नजरियाती लोग थे, अपने रेजिस्टेंस कर रहे थे, उस वक्त के दहशतगर्द तो नहीं उन्हें कहा जाता था, वो रेजिस्टेंस। वो मतलब इजिप्ट वाले तो उनको दहशतगर्दी कहते थे ना। तो उनको भेज दिया गया। इसी तरह ही कुवैत, उन्होंने भी अपनी जेल खाली कर दी, उधर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है। और अब उसमें कई एडवेंचरिस्ट होते हैं, ठीक है कि ओके जेल से तो निकलने का मौका मिल रहा है, आज़ाद फिज़ा में जाके रहेंगे। इसी तरह अफ्रीकन कंट्री से भी, और कुछ लोग खुद भी जिहाद के लिए, कुवैत से कुछ रॉयल फैमिली के लोग भी है, ठीक है, जिहाद करने के लिए। वो इतना इंस्पायर हुए, ये काविश थी अब्दुल्ला अज़ाम की, और अब्दुल्ला अज़ाम की कोशिशों के नतीजे में जो है वो बहुत बड़ी फंडिंग जो है मुख्तस की सऊदी अरब ने। सही। और उसी फंडिंग को देखते हुए फिर उतना ही कंट्रीब्यूट किया है यूएस ने, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर। और ये गालिबन एनुअली वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे, दोनों एक जितने दूसरे यूएस को पे देगा मैच उतना कर रहे सऊदी थे। अरब देगा। ये हो गया पहला। जब इससे अंदाजा हो कि नहीं अभी भी बंदे काम में, तो फिर अब क्या किया जाए, फिर सोचा जाए कि लोकली प्रोडक्शन शुरू कर दें जहाद। वो चूँकि पीछे सीएए थी, सीएए का एक पूरा होमवर्क था, सीएए की पूरी रिसर्च थी, सीआईए नोज हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन माइंड्स, और कहाँ पे कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है। सो उन्होंने कहा कि इसको ना अब मदारिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे आप फोकस करें। मदारिस पाकिस्तान में 79 से पहले गिनती के थे 1000, ठीक, ऐसा ही है, ठीक है। और वो फिर मशरूम ग्रोथ फिर मशरूम, 80s में और उसके लिए फिर अगेन डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम, फिर उन्हें कहा गया कि अब ये इन्हें जहाद की तरफ कैसे रागिब, मदारिस बन जाएंगे, बच्चे आएंगे, रागिब कैसे करना है, पहले टीचर्स को ट्रेन करेंगे। फिर हमने एक मीडिया कैंपेन भी की, उसमें भी पेशावर में 79 से 83-84 तक 500 पीरियोडिकल्स निकलना शुरू हो गए। अच्छा, हर जुबान में, जो लोकली या जो दरी, फारसी वगैरह वगैरह, दर्री, फारसी, अरबी, पश्तो, उर्दू, बलोची, इवन के सराइकी, अच्छा, ठीक है, उसके भी कुछ मुजल्ले निकलने शुरू हो गए, आइडिया। और वो उसमें क्या कंटेंट जाएगा, वो भी डॉक्टर साहब का ही आइडिया था कि इसमें ये कंटेंट जाएगा। फिर ये क्योंकि इसको मज़ीद जो है वो बाइंडिंग कैसे बनाया जा सकता है, जिहादी लिटरेचर जो है वो, डॉक्टर साहब चूँकि खुद भी पीएचडी थे, तो डॉक्टर ने वो जो स्केच किया वो फिर जिहादी लिटरेचर, उसमें मुफ्तियान कराम भी थे, इजिप्ट से भी थे, सऊदी अरब से भी थे, उन्होंने भी कंसल्टेंसी की, लेकिन वो पिविटल रोल डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम। और फिर वही जिहादी लिटरेचर फाइनल होता था यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में, और वहीं पे प्रिंट होता था, फिर वहीं से C-130 पे पाकिस्तान आता था और डिस्ट्रीब्यूट होता था। सो वो लिटरेचर भी हो गया। मीनवाइल उस लिटरेचर के बाद इन्होंने जो असातिज़ा हैं, जो आइमा इमाम मस्जिद, उन्हें ट्रेन करना शुरू किया कि आपने जहाद के लिए कैसे प्रीच करना है। और फिर इलाके वो उन मदारिस के लिए सिलेक्ट किए गए जहाँ पे पॉवर्टी थी, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लाइक केपी के फार फ्लंग एरियाज़, बलूचिस्तान, पंजाब के साउथ में, सिंध के कुछ हलकों में। लेकिन सिंध इस बात को रेजिस्ट करता रहा। सही, सिंध में हमें वो कराची में नज़र आता है उस लेवल का, लेकिन इंटीरियर सिंध में हमें वो खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने एक पूरा जिहादी कल्चर पाकिस्तान की सरजमीन पे डेवलप किया, और इसलिए उन्हें फादर ऑफ जिहाद कहा जाता है। आपने क्या इंट्रो में बोला था, कौन कौन उनके, उसामा बिन लादेन, बिल्कुल, उनके अयमन ज़वाहिरी, उसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं जो बाद में तालिबान लीडरशिप है, जैसे अगर हम नाम लें जलालुद्दीन हक्कानी जी, मुल्ला हक्कानी नेटवर्क। अच्छा, एक ये मैं आगे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। करिए, सॉरी। हाँ, कर देते हैं, चलिए रिकॉर्ड रहे।
बुनियादी तौर पे मरकज़ दावा वल इरशाद यानी जमात दावा, जी जी जी। इसका भी अगर आप बानी समझें तो वो डॉक्टर साहब ही थे। अच्छा। उसकी वजह के डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छे मुरासम थे हाफिज साहब। सही सही। हाँ, और फिर वो जो इनके और भी थे, उनका नाम अब मैं स्किप कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट स्टूडेंट थे डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म के, अच्छा। जिन्होंने पहले इनकी सरपरस्ती की। और फिर उसके बाद उन्हीं ताल्लुकात की बुनियादों पे जो है वो आगे चलते गए, और फिर वो एक बड़ा नेटवर्क जिसको एक्नॉलेज किया जाता था एक वक्त में अफ़गानिस्तान में, चूँकि ये वो पहला जिसे आप कहते हैं सलफ़ी जिहादी ग्रुप था, इसलिए इनकी बड़ी इज्जत थी, और उसकी वजह डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म थे, बाकी लोग तो बाद में आए। अच्छा, ये मैं जो सवाल मेरे दिमाग में आया था, वैसे तो बहुत एक की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दिया है कि जमात उद दावा के भी बुनियाद रखने वालों में से जो है वो डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म है। लेकिन क्या ये जो पीरियोडिकल्स का जिक्र आपने किया, वो उसने जो है ना, वो जिस वक्त आपने लफ्ज़ बोला ना, उस वक्त से मेरे दिमाग में वो है। ये पीरियोडिकल्स, आप पिछली दफ़ा जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि मौलाना मसूद अज़हर भी जो हैं वो रेगुलरली लिखते हैं, उनका रिसाला निकलता है। हक्कानियों का भी जो है वो रेगुलरली रिसाले निकलते हैं। नूर वली महसूद जो इस वक्त टीटीपी के कमांडर हैं, वो भी बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। ये कल्चर क्या पहले से मौजूद था, या ये भी डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म का एक लेगेसी का हिस्सा है? ये बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो पहले 79 से पहले आप देख लें, मजहबी जमातें इधर थीं, वो अपने सियासी मुजल्ले निकाला करते थे, उसके लिए भी एडिटर्स रखा करते थे। जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो तब्दील हो गया, क्योंकि उनकी एक बुनियादी तरबियत जो है वो तहरीर और तकरीर भी थी। अब बिल्कुल। अब जो ग्रुप्स बनते हैं उनमें तहरीर और तकरीर की भी तरबियत दी जाती है। अच्छा, बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, फिर आप देखें कि जो सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ भी फिर मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ। 1985 में मैंने मैट्रिक किया, और मैं आज का एक जो बहुत मॉडर्न कॉलेज है जिसकी बहुत रेपुटेशन है, FC कॉलेज, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, और वहाँ पे एक तलबा तंजीम बड़ी मजबूत थी उस वक्त, अब तो नहीं है। और पाकिस्तान के और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब के मेजॉरिटी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज भी उनके आपको ट्रेसेस बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस नहीं है, बड़ा बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग नज़र आती है। जब मैं उधर गया तो वो दूसरे दिन ही मेरा एक लड़के से कोई हो गया तलक कलामी, तो थोड़ा सा स्कफल भी हो गया। तो जब मैंने वो हिट किया तो मुझे कोई 30-40 यंग लड़कों ने पकड़ लिया कि, मैंने कहा बड़ा मजबूत लड़का, मुझे क्या पता था कि ये तो ग्रुप का बंदा था। वो यार कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बात। तीसरे चौथे दिन जो है वो हमें कैंटीन में बैठे हुए थे, तो एक साहब हुआ करते थे, अब उनका नाम क्या लेना, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा वो आपको कोई नेकी का काम भी बताएं। अब मेरे जैसा बंदा जो नो ही नहीं कर सकता, मैं उठ के चला गया। वो FC कॉलेज की जो पुरानी कैंटीन थी उसके बगल में एक कमरे में उन्होंने VCR पे हमें एक मूवी दिखाई जिसमें बंदे टैंकों के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, और कहा ये देखें ये रशिया कितना जुल्म कर रहा है, और इसके लिए जो है ना हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है। अब मैं बचपन से पैदाइशी सुरखा, ठीक है ना, मैंने कहा इंस्पायर होना था उनके यहाँ, दुख मुझे बड़ा हुआ कि आए मार रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब वो ऑफ़र किया कि आप लोगों को जिहाद पे जाना चाहिए, तो कोई जाना चाहता है तो रज़ाकाराना तौर पे अपना नाम लिखवा दे। तो मेरा एक दोस्त जो कि शिया फैमिली से था, उसने अपना नाम लिखवा दिया। अच्छा। और फिर वो गायब हो गया, उनके फैमिली आई हमारे पास, चूँकि फैमिली फ्रेंड्स भी थे वो वज़ीराबाद से। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा जी वो इस तरह लास्ट टाइम मुझे बस एक दफ़ा ही नज़र आया, उसके बाद वो जब मैंने पता किया, पता चला वो अफ़गानिस्तान में है। बड़ी मुश्किल से वो फैमिली रिकवर करके लेके आई, उसके बाद वो फिर गायब हो गया, और फिर वो कश्मीर में शहीद हो गया। अच्छा। सो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करता था, और यूथ इम्प्रेशनेबल माइंड्स को वो बहुत तेज़ी से, इवन यहाँ तक कि मेरा एक वो कॉलेज में मुखासमत ही रही उसी जमात के
एक उसी ग्रुप के एक बंदे से, वो इतना ज़्यादा था कि वो तो हर तीसरे माह वो जहाद करने पहुंचा होता था, उसे एडवेंचर पसंद था। और फिर वो यहाँ तक इन हो गया कि वो गुलबदीन हिकमती यार ने जब पाकिस्तान विज़िट किया तो पर्सनल गार्ड के तौर पे उसका सिलेक्शन हुआ। अच्छा सही। ठीक है, इतना ज़्यादा वो वेल एम्बेडेड थे वो लोग यहाँ पे। इसी तरह वो आपको याद होगा एक वक्त में मस्तगुल भी पाकिस्तान आए थे, जी। तो उनके लिए भी इतने बड़े बड़े जो भी वो सारे यही ग्रुप के लोग थे। तो वो वाला भी मामला था, सर, सिर्फ वो ये नहीं कह रहा मैं। हमारा उमर सईद शेख हाँ जी, हमारे लाहौर से एचएसओनियन अपना मतलब वी मेक चीफ्स एचिसोनियन, लंदन स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, क्या एन एक्सीलेंट बॉक्सर। तो वो ठीक है। अगर जा सकते हैं तो फिर वो बच्चे भी चले जाएंगे, यानी कि जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर अंग्रेज़ भी कहते हैं कि ये हमारा यहाँ से हमने निकालने सरदार बच्चे चीफ्स भी बड़े निकालने। चालाक थे। देखिए मैं बच गया, हाँ हालांकि कितनी एज थी, 16। हाँ कुछ और बच्चे बड़े चालाक थे, उन्होंने भी जिहाद के लिए रजिस्टर नहीं किया, उन्होंने जमात ज्वाइन कर ली। ठीक। जिहाद के लिए रजिस्टर नहीं किया। जब मैंने कहा कि तुमने जिहाद पे नहीं जाना तो तुमने ये क्या किया, उन्होंने कहा और कम काम है, मुआशरे की इस्लाह करेंगे। सही। तो फिर कानों में छुप छुप के हमारे साथ सिगरेट पिया करते थे। फिर कानून बताते यार ये तो हमने ना अपना ज़रा रोब रखने के लिए टहकार। खड़पैंची हाँ। के चक्कर में की है, नज़रियात वज़रियात हमारे वही हैं जो थे। सो ये भी एक वहाँ पे ट्रेंड था। लेकिन इन शॉर्ट कि आपने लिटरेचर, आपने अपने एक सेकुलर मीडिया, जो कि सेकुलर पाकिस्तान में नैरोली था, ऐसे लेकिन सेकुलर तो नहीं है बहरहाल कुछ उसमें। कुछ तो थे ना, कुछ ऐसे जरायत थे। उनको आपने जिहादी बना दिया चूँकि स्टेट पॉलिसी है, अब उन्होंने भी छापना है। तो वो एक तो हमारा पूरा मीडिया जो है वो थोड़ा सा इंतहा पसंद, थोड़ा सा क्या अब तो पूरा ही हो गया, लेकिन उस ज़माने की वह इंतहा पसंदाना हो गया। यहाँ तक के स्कूल टीचर्स भी हमने जो है वो जिहाद प्रीचर्स पे भर्ती कर ली। यस, सही है। यस, ज़ियाउल हक दौर यही हुआ। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मसलन, अब फिर वो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, इसलिए मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। क्यों जिहादी नहीं? ग्रुप्स के लोग हमने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पेनिट्रेशन करवाई कि इनको रखें। ठीक है। हमारे एफसी कॉलेज में ही हमारे से पहले सीनियर एक थे साहब, उन्होंने बाकायदा बड़ा उनका कशका था, उन्होंने एक बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर को, जो आजकल एक बहुत बड़ा डॉन है, उसको गोली मारी। अच्छा। आजकल वो एक मीडिया हाउस में, और आजकल क्या पिछले मुझसे भी सीनियर हैं वो। अच्छा। मतलब आई एम 33 इन दिस प्रोफेशन, ही मस्ट बी 36 37 इन दिस अच्छा सही। प्रोफेशन। और अब वो उन्हें देखें तो मैं आपको बताऊं, कभी खड़े हूं तो आप कहें नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ। तो वो भी हुआ। और साथ साथ हमारा जो निसाब है, जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा, बिल्कुल। वो सिलेबस वो जिहादी हो गया। ये सारा क्रेडिट मैं देता हूँ उस ब्रेन को जिसने सोचा कि इस तरीके से जिहादी ज़्यादा पैदा होंगे। यही वजह कि चार्ली विल्सन ने अपनी बुक में लिखा कि जब पाकिस्तान जब हमने अबेंडन किया जिहाद, जब ख़त्म हो गया, तो हमने 500,000 जिहादीज़ पाकिस्तानी सरजमीन पे अबेंडन किया। 500,000 इन 1989, जिसका मतलब यह है कि उनकी ऑफ स्प्रिंग आगे से वो 5 लाख। कहाँ 5 लाख। अच्छा, मैंने पेंटागन में उनका जो आपको याद है एक दफ़ा शौकत अजीज़ ने कहा था कि हमारी आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा 3% जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, और वहाँ अमेरिका में टेंशन पड़ गई थी ये इतना बड़ा मुल्क, उसका 3% अगर टेररिस्ट हो। ये हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि आप देखें ना 1989 और उसमें फिर आगे कितने साल गुजर गए, अभी सर हो गए, 2 मतलब जनरेशन दरमियान में आ जाती हैं। मेरी एज तकरीबन बन गई हाँ, 37 ईयर्स। हाँ 37 ईयर्स। अब अगर किसी बच्चे की शादी चूँकि जल्दी हो जाती है, 20 साल की उम्र में हो तो 19 साल का उसका बच्चा होगा, 18 साल का, और वो फिर वही वाला। और ये वाली 500,000 वाली जब मैंने 2012 में IVLP पे गया तो पेंटागन भी हमें ले जाया गया। उनके वो जो चीफ स्पोक्समैन थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने वो गुफ्तगू हो रही तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ज़रा थोड़ी सी तुर्श गुफ्तगू की कि पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, ब्ला 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 कंसर्न्स। तो मैंने उसे कहा जेंटलमैन, यू अबैंडन 500,000 ऑफ जिहादीज ऑन आवर साइड, हाँ। so you are the responsible for it. और आगे से बड़ा ना मजाक उड़ा के कहता 500,000, how can you say that? मैंने कहा आई एम नॉट सेइंग दैट,
चार्ली विल्सन सेड दिस इन हिज बुक। उस पे बड़ा कहका बुलंद हुआ ना हॉल में, हाँ हाँ हाँ, उसकी किट शिट लग गई। सो ये वाला जो सारा सीन है, ये है डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम जिन्होंने। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम, फिर वो मैं क्योंकि ना वो पीरियोडिकल से मुझे याद आ रहा था कि फिर हमारे ज़रबे मोमिन वगैरह भी पब्लिश हुआ करते थे यहाँ से, एंड आई नो फ्रेंड्स जो कि मुझे बताते हैं कि वो रेगुलर कारी थे उसके, उन्होंने घर पे लगवाया हुआ था और उनके घर पे आता था लाजमी, तो मतलब लगवाया से मुराद कि उन्होंने एड्रेस दे दिया। बड़ी दिलकश दास्तानें हुआ करती थी। सर तो जाहिर सी बात है। और फिर दाइश ने जिस तरह से दबीक को इस्तेमाल किया फिर सम ईयर्स लेटर, और वहाँ से जो क्रिमिनल्स के आने का आप जिक्र कर रहे थे, तो जो जरकावी था वो भी जॉर्डन की एक जेल से जो है वो यहाँ पर हमारे लिए नाजिल हुए थे, और वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरकावी भी उधर से जेल से आए थे, तो यही मामला है। अच्छा, अब आता है लेकिन उसमें आप ये भी देखें, मैंने पहले जैसे कहा कुवैत की रॉयल फैमिली के लोग भी इधर जिहाद लड़ने आए। नहीं, उसामा खुद फैमिली, पूरी ऑलमोस्ट रॉयल फैमिली। और कुवैत की रॉयल फैमिली को तो वो जो कोहाट से MNA थे, क्या नाम है उनका, एक वक्त में फौत हो गए हुए हैं, लॉयर भी थे, जावेद इब्राहिम प्राचा, सही, वो ट्राइबल लीडर भी थे उधर। तो उन्होंने कुछ 4000 जिहादी पाकिस्तानी जेलों से निकाल के उनके ममालिक वापस भेजा था। उनमें वो कुवैत के एक प्रिंस भी थे जो, सही ठीक है, जो क्योंकि उनके जब वो उनके हथे लगा तो उनके वालिद उतरे हैं, वो बड़ी दास्तान सुनाया करते थे। और वो भी डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम के बहुत करीब थे, जावेद इब्राहिम प्राचा साहब, ठीक है। उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनकी रेजिडेंस पे कला नुमा घर था कोहाट में। AK-47 वाले कोई 2-4 बाहर खड़े थे, 2-4 अंदर खड़े थे। और फिर वो नमाज़ पढ़ने गए, तो मैंने ज़रा छोटी सी मस्जिद उनके किले के अंदर ही बनी थी, कला नुमा घर के अंदर। तो जब मैं अंदर जाऊँगा तो वो जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक AK-47 वाला बाहर भी खड़ा था, और उनका बड़ा मजाक भी हुआ था। ये दरमियान में फिर किसी वक्त बात करेंगे क्योंकि फोकस से हम हट रहे हैं। हाँ, तो अब्दुल्ला अज़ाम फिर जो है वो क्या कहते हैं, जहादीज़ का एक तरह से फादर ऑफ जिहाद बन गए हैं पाकिस्तान में आके। अभी भी वैसे बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि अब्दुल्ला अज़ाम, और वो वहाँ पर पढ़ाते भी रहे। अच्छा, अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक उनका रोल उनको दे दिया गया है, ज़िया उल हक के ज़माना है, और साथ साथ आपने बताया कि प्रिंसेस जो कि आ रहे थे, रॉयल फैमिलीज़ के लोग आ रहे थे कुवैत से, सऊदी अरब से उसामा बिन लादेन जो है वो यहाँ पर आया। ये वॉर एफर्ट का हिस्सा ही गालिबन था कि उन्होंने कहा भाई अपना बच्चा भेजने से बेहतर है कि बिन लादेन वालों का बच्चा भेज दें जो भी, लेकिन उसने बड़ा पैसा भी यहाँ पर आकर खर्च किया। और इट वाज अब्दुल्ला अज़ाम जिन्होंने उसामा बिन लादेन को मशवरा दिया कि अलकायदा बनाए, और अलकायदा के बानी जो थे वो अब्दुल्ला अज़ाम थे, उसामा बिन लादेन नहीं थे। और उसामा बिन लादेन जो है वो उसके बेसिकली एक फाइनेंसियर थे। बुनियादी तौर पे जो डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने बनाया उसका नाम था मकतबुल खिदमत, ठीक, जो ग्रुप बनाया, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ विंग्स बनाए, जिहाद विंग, प्रीचिंग विंग, दावत, और सारा ये वेलफेयर विंग, ये सारा उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और वही मकतबुल खिदमत जो है वो अब अलकायदा है। सही, मकतबुल खिदमत अलकायदा थी, यानी नेटवर्क तो अलकायदा ही था, लेकिन नाम अलकायदा नहीं था। ये जब उनका असैसिनेशन हुआ बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके बाद ये वाला नाम जो है ये उसामा बिन लादेन और ऐमन अल ज़वाहिरी की चॉइस थी, क्योंकि वो मकतबुल खिदमत ही रन कर रहे थे, ठीक, टिल हिज लास्ट। नहीं, लेकिन उसमें अलकायदा की बुनियाद तो रखी गई ना, वो ही अलकायदा ही है। वो अलकायदा सब नाम का फर्क था। अब अलकायदा से आप ज़रा बताइएगा कि उसामा बिन लादेन का और इनके दरमियान में ताल्लुक़ जो है वो कितना गहरा ताल्लुक़ है? बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़, उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़। उसामा बहुत इंस्पायर्ड थे, लेकिन फिर बाद में डिफरेंसेस हो गए। यानी उसामा को लाने वाले, यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले, और उसामा बिन लादेन को उस दौर में हम तो ज़रा छोटे थे, अभी पढ़ रहे थे, लेकिन जो आपको अगर कोई पुराने सहाफ़ी मिले जिनका US एम्बेसी में आना जाना हो उस दौर में 1989 तक, यानी 87, 88, 89, तो वो आपको बताएंगे कि उसामा बिन लादेन हर वहाँ पे जो डिनर होता था ना, वहाँ पे मौजूद होता, हर बंदे से जाके मिलता था। जी 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 जी, ठीक है, हम उसामा बिन लादेन और इस तरह की।
तो वो बुनियादी तौर पे वो भी दरियाफ्त जो थे इनके थे। फिर उनकी जो उसामा तो एक सेकुलर स्कूल का पढ़ा हुआ इंजीनियर है, जी जाहिर। ठीक है। उनकी जो ये रुझान डेवलप किया उसमें भी कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उनके इकट्ठे ही तकरीबन रह रहे थे, वो लंबा अरसा इकट्ठे इन्होंने वक्त गुजारा। और उसके बाद उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए और फिर अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पे प्रमोट भी करना शुरू कर दिया डॉक्टर अच्छा। अब्दुल्ला ने कि इज़ माई डेप्यूटी, ठीक। ये इसी तरह कहा जाता है। लेकिन वो डेप्यूटी के साथ फिर इख्तलाफात हो गए, वो बड़ी मज़ेदार बात है। 1989 में जब रशियंस ने इनकला करना शुरू किया तो पेशावर में एक मीटिंग हुई सारे जहादियों की, अंडर द चेयर ऑफ डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम। वहाँ पे कहने वाले कहते हैं, लिखने वालों ने लिखा और बताने वालों ने मैंने सुना भी, पढ़ा भी, सुना भी कि वहाँ पे जो है वो उसामा बिन लादेन ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। उसने कहा कि ये लोग जो हैं इनको इस तरह नहीं जाना चाहिए वापस, हमें फॉर्मेशंस बनानी चाहिए गुरिल्ला, और ये जो विड्रॉवल हो रहा है रशियंस का और इनके ट्रूप्स को अटैक करके मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना चाहिए। एमन ज़वाहिरी ने उसे सेकंड किया। उस पे डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने कहा कि नहीं, ये इंतहाई गलत होगा और गैर शरीफाना होगा, तो हमें जो है ना फोकस करना चाहिए फ़लस्तीन की तरफ। ठीक है। जिस पे फिर सुना कि ज़वाहिरी ने कहा कि नहीं, कुछ और भी इनफिडल रियासतें हैं जो मुसलमान कहलाती हैं जैसे कि इजिप्ट, हमें वहाँ पे मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। तो उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं ये लेकिन चूंकि फाइनल वर्ड्स जो थे डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम के हुआ करते थे, ये जब उन्होंने नो कह दिया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो आप ऐसे करें कि आप अपने अपने घरों को जाएं और उसके बाद हम जो है ना एक फ़लस्तीन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमें फ़लस्तीन के लिए कुछ करना है। उस पे इनके दरमियान कोई तल्ख कलामी भी हुई, सही। उसामा और स्पेशली एमन ज़वाहिरी उसमें काफ़ी तल्ख हो गया। और उसके कुछ दिन बाद ही डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम जो है वो दुनिया से चले गए। पेशावर में अपने बेटे के साथ जा रहे थे, गाड़ी में बॉम्ब प्लांट था और वो एक्सप्लोड हो गया और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, वो लूमिंग टावर एक किताब है लॉरेंस राइट की, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि एमन ज़वाहिरी और जो अब्दुल्ला अज़ाम हैं, इनके दरमियान जब तल्ख कलामी हो रही थी तो उसामा वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उसामा बिन लादेन के पास उनके एक एड थे जो कि भागे हुए आए और उन्होंने आके कहा कि वो मिस्री मार देंगे उसको, जल्दी चलो। और उसामा बिन लादेन ने जाके अब्दुल्ला अज़ाम को वहाँ पर इनसे बचाया, एंड फ्यू डेज़ लेटर वो बहरहाल जो है वो एक दहशतगर्दी के हमले में जो है वो कत्ल हो गए। ये इसका अलकायदा से या एमन ज़वाहिरी से कितना ताल्लुक़ था? ये कोई शवाहिद इस तरह के मौजूद हैं? क्योंकि इल्ज़ाम तो लगता है, लेकिन क्या कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुई थी इस तरह की? उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी, पाकिस्तान की तरफ से भी हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं CIA इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी अच्छा। उस वक्त, लेकिन वो फाइल्स जो हैं वो दब गई और वो नहीं सामने आया। लेकिन चूँकि जिहादी नेटवर्क्स में इस तरह की चीज़ें छुपी नहीं रहती। हम इतनी बड़ी खबरें निकाल के ले आए माजी में, वो छुपी नहीं रहती। कोई एक मूवमेंट हो, कोई एक डिसीजन, एक सरगोशी हो, वो भी बाहर आ जाती है। ठीक है, उसमें ये बात ठीक है। वही जैसे मैंने कहा कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ये एमन ज़वाहिरी तल्ख हुए, लेकिन उससे पहले मीटिंग में उसामा के साथ भी हल्की सी उसामा ने डिसएग्री किया। ठीक है, डिसएग्री लेकिन किया। वो उस्ताद थे, वो थोड़ा सा उस्ताद थे, वो लिहाज कर लिहाज गए। किया। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त तक उसामा और एमन जो है वो एक पेज पे थे, उनके दरमियान बड़ी गहरी जो है, चूंकि उसकी वजह के एमन ज़वाहिरी का ग्रुप जो है बहुत स्ट्रांग था। वो जो बंदे जो उसने अपना ग्रुप बना लिया मकतबुल खिदमत में, बड़ा स्ट्रांग था, उनके स्किल्स ज़्यादा बेहतर थे, उनका इन्फ्लुएंस दूसरे जहादीस पे भी था, तो उस वजह से जो है वो उसामा को भी सूट करता था कि ये स्ट्रांग बंदा मिस्टी वैसी थोड़े अग्रेसिव भी थे। वो लाजमी तौर पे
मिस्री और अमेरिकन दोनों। और मेरा एक बड़ा अजीज़ दोस्त है और वो दोनों ब्रीड्स थी उसमें। अच्छा। फादर इजिप्शियन, मदर अमेरिका। तो उसका एग्रेशन देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ये क्या है। अच्छा, ये तो इसको टुवर्ड्स द एंड में एक सवाल जो है वो ये भी दिमाग में आता है कि ये जो अब्दुल्ला अज़ाम का व्यू था कि हमें इनको डाइवर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, वो मसला आज भी मौजूद है। ऐमन ज़वारी का मसला ये था कि वो मुबारक से, या जो भी उस ज़माने में उनका वो हस्नी मुबारक ही होगा या कोई और होगा, अनवर सादात होगा, या उससे पहले किसी ने डाला होगा इनको जेलों में। और सैयद कुतुब के ज़माने से ही मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मिस्र की स्टेट के साथ जो है वो ताल्लुक ब्रोकन था, तो उनको वहाँ पर ले जाना था। बट डोंट यू थिंक कि ये जो आपने शुरू में बात की कि फ़लस्तीन से वो उठकर यहाँ पर आ गए, वहाँ पर जो है वो उनकी लिबरेशन के लिए जो भी आर्म्ड रेजिस्टेंस थी उसमें कमी आ गई, और यहाँ पर जो है वो एक नया थिएटर जो है वो खुल गया, तो क्या ठीक नहीं कह रहे थे आपके ख्याल में अब्दुल्ला साहब? Why were these people focused on Muslim countries, Muslim heads of state, Muslim regimes, Muslim governments, बजाय इसके कि दुश्मन से, जो कि आपका कुरान में लिखा हुआ है कि मतलब आपको पता है ना कि मैं तो वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में वो देखे ना, मैंने शुरू में बात कही वो पहली वाली कि अब्दुल्ला अज़ाम को वहाँ से निकालने का क्या मतलब था, और इधर एक जिहाद पे फोकस, दुनिया का फोकस करवाने का क्या मकसद था कि वहाँ पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस दब जाए, जो कि दब गई। और उसके नतीजे में आपने सिर्फ एक चीज़ देखी है, वही आप वाली बात कि ये जिहाद अफ़गानिस्तान और इससे मुंसलिक तंजीमों ने जो तबाहकारियाँ की हैं वो मुस्लिम स्टेट्स में की हैं। बिल्कुल। ज़रकावी हो, अभी जो नया एक वो जो नुसरा फ्रंट के थे गालिबन, जो सीरिया में, क्या नाम है उनका, जुलानी, क्या, जुलानी साहब, जी जी बिल्कुल। जुलानी साहब, आपको और बगदादी बीच में, बगदादी, अबू बकर अल बगदादी, और उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम लीबिया, सूडान, सीरिया, इराक, इजिप्ट में भी समहाउ अनरेस्ट तो है, फिर पाकिस्तान से दहशतगर्दी की इंतहा, यानी हमने जितना सफ़र किया आपने तो देखे हैं लाहौर में क्या क्या नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान अपनी जगह पे, और उसके अलावा सोमालिया, ठीक है, हर जगह पे वो तंजीमें हैं जो जिहाद अफ़गानिस्तान। और फिर ये तो नई वो बोको हराम वगैरह भी अफ्रीका के अंदर अब आप देखें ना कि वो कितना अच्छा प्लान था कि अपने ब्लू आइड के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है उसे ख़त्म करवा दी जाए, एक सुपर पावर को डिफीट करवा दिए जाए, टुकड़े करवा दिए जाए, और उसके बाद जो जो थ्रेट इसराइल के लिए हो सकता है वहाँ मुस्लिम दुनिया में क्योस कर दिया जाए। बड़ा शानदार है। इसका मुर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जा सकता है? अरे ये आप खुद ही बोल देंगे, मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम तो क्या होता है, नामों में क्या रखा है, ये तो सोच की बात होती है। और हमारे बहरहाल कुछ लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जो कि इस सारे काम के लिए जगह फराहम कर रहे थे। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के अंदर जगह की बात होती है ना, तो वो हमने फराहम की, पैसे हमने ला कर दिए, इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो हमने सेट करवाई। कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने अपनी फिर बना ली हक्कानी नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक से उनकी फंडिंग के ज़राए उन्होंने पैदा कर लिए, लेकिन हमने बहुत अरसे तक जो है वो उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसकी वजह से ये जो तंजीमें हैं वो पूरी दुनिया में ये उधम मचाती रही हैं। तो सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमने आपके साथ कुछ दिनों से तालिबान का जो है वो एक नई, कल परसों से खबरें आ रही हैं कि तौसा के अंदर उन्होंने कल मिसाइल चलाए सर जी, और मिसाइल का नाम भी अल फारूक रखा। वो तो सर नाम तो फिर ऐसे ही रखा जाता है ना, लिया बेशक किसी गोरे से ही बनाया हुआ, किसी गोरे नहीं होगा, लेकिन नाम उसका फिर अपने हिसाब से दहशतगर्दी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हमने आपके साथ एक जो है वो करना है, हमने टॉपिक कवर
लेकिन फिलहाल के लिए पंजाबी तालिबान पे एक अलहदा से पॉडकास्ट करेंगे, पंजाबी तालिबान उसकी के ऊपर। हिस्ट्री और फिर उसके जो की प्लेयर्स थे की उनको प्लेयर्स। डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।